नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत की डेड इकोनॉमी की। आप सोच रहे होंगे डेड इकोनॉमी मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो बयान दिया गया है कि भारत डेड इकोनॉमी है। मतलब उनको भारत तो डेड इकोनॉमी लगता है और पाकिस्तान उभरती हुई इकोनॉमी लगता है। कितना डिफरेंस और कितना दिमाग का उनका गड़बड़ झाला है इस समय, समझिए आप कि उनको भारत जो है वो डेड इकोनॉमी लगता है। कितने ऐसे प्रोडक्शन हैं जिसमें भारत नंबर 2 या नंबर 3 है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था में नंबर 3 या नंबर 4 है। उसको भारत डेड इकोनॉमी लगता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसी पे बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ सडनली कि जो ऑपरेशन सिंदूर तक ट्रंप हमेशा भारत के प्यार के कसीदे पढ़ते रहते थे, वो आज भारत के कट्टर दुश्मन हो गए हैं और वो भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं। तो क्या भारत रियल में डेड इकोनॉमी है? और अगर भारत डेड इकोनॉमी है तो हमारे इन्वेस्टर क्या करेंगे? आप कहां इन्वेस्ट करें इसके अलावा? अगर भारत की इकोनॉमी डेड है, शेयर मार्केट डूबने वाला है, तो आप कहां इन्वेस्ट करें? मैं उसके बारे में भी इसमें बताऊंगा, आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डेड इकोनॉमी है, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे भारत डेड इकोनॉमी है। उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं, पहले मार्केट की, ग्लोबली मार्केट की बात करते हैं। अगर आप आज मार्केट देखेंगे ग्लोबली, तो लगभग सारा मार्केट रेड पड़ा है। केवल भारत की बात नहीं है, आप वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड में आप यूएस मार्केट की बात करें, नेस्डेक देखें, एसपी एस&पी 500 देखें, सब गिरे हुए हैं, सब रेड हुए पड़े हैं। आप अमेरिका का कोई से फ्यूचर उठा के देखें, वो रेड है। आप एशियन मार्केट की बात करें, वो रेड हुआ पड़ा है। आप जापानीज मार्केट की बात करें, निक्की सेंसेक्स की बात करें, तो वो भी रेड हुआ पड़ा है। ठीक है, आप रशियन मार्केट की बात करें तो वो भी रेड है। आप शंघाई मार्केट की बात करें, मतलब चाइना की मार्केट की बात करें, तो वो भी रेड है। आज लगभग सारा मार्केट रेड हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भारत की मार्केट पे कोई अलग से इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब बात करें भारतीय मार्केट की बाद, तो इंडियन मार्केट पे भी काफी खासा असर पड़ा है, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है ट्रम्प का 25% टैरिफ का, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका के इस कदम का भारतीय मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मैं उसके उस बयान का खंडन कर रहा हूं जो उन्होंने कहा कि भारतीय इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। भाई डेड कैसे है? अगर डेड होती तो आप क्यों व्यापार करने के लिए चक्कर में आप शर्तें लागू कर रहे हैं? भाई भारत से टैरिफ पे ये ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही, क्यों संभव नहीं हो पा रही? आप समझिए ना क्या वजह है इसकी। इसकी वजह है कि जो शर्तों के साथ उसने इंडोनेशिया, जापान, यूके के साथ जो उन्होंने टैरिफ डील सेटल की है, वो टैरिफ डील उन शर्तों के साथ भारत पर नहीं हो पा रही। इसीलिए सिर्फ यही वजह है और यही खिसियाट है उसकी, डोनाल्ड ट्रंप की, कि उसे लगता है कि जैसे वो अमेरिका को दबा लेता है, यूके को दबा लेता है, इंडोनेशिया, जापान, इन जैसे देशों को दबा लेता है, वो भारत को क्यों नहीं दबा पा रहा? भारत सरकार क्यों उसके कहने पे एक्शन नहीं ले रही? इन सारी चीजों को लेके ही वो जो दिक्कत है और ये सारी जो निकल के आ रही हैं बातें, वो सारी इस वजह से आ रही हैं। इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट भी आज काफी अच्छा नहीं रहा है। मार्केट के लिए आज का दिन खराब रहा है, काफी लोगों को काफी नुकसान हुआ है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 585 अंक टूटकर वो 80,599 बंद हुआ है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, 203 पॉइंट टूटा है, 24,565 पे बंद हुआ है। अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 272 पॉइंट टूटा, 81,088 पे बंद हुआ है वो। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 281 पॉइंट टूटा है। निफ्टी माइक्रो की बात करें तो 380 पॉइंट टूटा है। मतलब लगभग सभी इंडेक्स जितने भी हैं वो टूटे हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे निफ्टी मिड कैप हो, चाहे निफ्टी स्मॉल हो, चाहे निफ्टी माइक्रो हो। मतलब किसी में भी आज ग्रीन सिग्नल देखने को नहीं मिला है, सभी में रेड मिला है। ऐसे अगर सेक्टर की बात करें हम लोग, तो सेक्टर में सिर्फ एफएमसीजी जो है वो अछूता रहा है इस रेड कलर से। एफएमसीजी ने ग्रीन सिग्नल दिया है, हालांकि कोई खास उससे फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि आप 384 अंक उन्होंने बढ़त हासिल की, अच्छी खासी।
लेकिन अगर बाकी इंडेक्स की बात करें, बाकी सेक्टर की बात करें, इंडेक्स की सॉरी बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं सेक्टर की। तो निफ्टी कंजप्शन की बात करें तो 41 पॉइंट गिरा है वो आज, और 11,697 पे बंद हुआ है। अगर आप फार्मा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो गिरावट मुझे लगता है फार्मा में देखी गई है। देखिए, क्योंकि फार्मा में क्यों देखी गई है, क्योंकि फार्मा हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्टली अमेरिका से इन्वॉल्व है। हम एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं फार्मा का? अमेरिका को। रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? अमेरिका से। इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। बहुत सारे जो कंपनी है अमेरिका की, अमेरिकी बेस्ड हैं, जो भारत में व्यापार करती हैं, और बहुत सारी कंपनियां फार्मा सेक्टर की जो अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। तो फार्मा पे सबसे ज्यादा असर इसलिए पड़ा है। फार्मा लगभग 3.33%, मतलब 3.33% टूटा है आज, और एक बड़ी गिरावट है फार्मा सेक्टर के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 161 पॉइंट टूट कर वो 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसके बाद हम आईटी की बात करें तो आईटी में भी अच्छी खासी गिरावट देखी है। 652 पॉइंट के साथ, 652 पॉइंट गिरकर वो 1.85% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगर बैंक की बात करें तो 344 पॉइंट गिरकर 55,617 पे बंद हुआ है, और 0.62% की गिरावट रही है इसमें। और इसके साथ साथ अगर रियलिटी की बात करें, रियलिटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे सेक्टरों में लगभग गिरावट रही। सब में सब सेक्टर रेड हुए हैं। लेकिन देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए कैसे है? क्योंकि ये जब तक सेटल्ड नहीं हुआ था। देखिए, ऐसा तो है नहीं भविष्य में ये चीजें ऐसे ही बनी रहेंगी, ये टैरिफ ऐसे ही लगा रहेगा। आगे बात चल रही है, अभी नेगोशिएशन चल रहा है, इसमें निरंतर बात हो रही है, देखिए क्या डील होती है उसमें। तो हालांकि अभी 25% झेलना पड़ रहा है, लेकिन आगे चल के शायद होता है ये ऐसा ना रहे, और ये ऐसा ना रहेगा तो मार्केट फिर ग्रो करेगा। लेकिन देखिए, एक बता दूं मैं आपको, अगर भारत में 25% लगा भी है तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम भारतीय मार्केट की बात करें हम लोग, तो हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते उनको। ठीक है, और अगर हम टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें जो अमेरिका और भारत के बीच में आदान प्रदान होता है, वो 130 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो इतना ज्यादा नहीं है कि इसके ना होने से भारतीय इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट हम बिकेगा नहीं, बिकेगा, लेकिन पहले के मुकाबले कम बिकेगा, क्योंकि उस पर टैरिफ ज्यादा होगा। देखिए, भारत में तो ऑलरेडी बहुत पहले से ही हम लोग बहुत महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमारे यहाँ जीएसटी के स्लैब आपने देखे हैं 28% तक है। तो हमें तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो आदत है। ठीक है, लेकिन अमेरिका को आदत नहीं है, हालांकि वहां के कंज्यूमर को आदत नहीं है। तो उनको भी दिक्कत होगी, दिक्कत हमको होगी तो उनको भी होगी। तो इसलिए बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए। अभी फिलहाल उसकी गीजल बकी है, देखेंगे आगे क्या चलता है, क्योंकि उनकी कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों को भारत पूरा नहीं कर पा रहा। अब वो चीजें कैसे पूरी हो जाए सोचिए। वो चाहते हैं कि हर सेक्टर में वो एंट्री लें, जैसे पाकिस्तान में करते हैं, वो जापान में करते हैं, इंडोनेशिया में करते हैं, यूके में करते हैं, यूएई में करते हैं। तो उन शर्तों के साथ भारत उसकी एंट्री नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर सेक्टर में अमेरिका को रियायत मिले, हर सेक्टर में उनकी एंट्री हो, उनके टैक्स स्लैब में रियायत हो। और बल्कि रियायत नहीं, मुझे लगता है शायद वो चाहते हैं कि उनके लिए टैक्स हो ही ना उस तरीके का। जैसे अगर आप भारत की बात करें तो भारत का देखिए, खैर भारत का भी कुछ चीजों में वगैरह है। भारत ने देखिए टेस्ला, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसपे बहुत ज्यादा झगड़े चले, उस पे आज भी अगर आप देखेंगे तो 75% की इंपोर्ट ड्यूटी है। सॉरी, 70%। भाई तभी तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है 21 लाख लग रही है, 30 लाख की गाड़ी पे 7 21, मतलब उस पे आज भी 70% की इंपोर्ट ड्यूटी है। उसके बाद भी और भी टैक्सेस हैं उस पे। तो समझिए आप कि हम किस कदर टैक्स ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं रहेंगी, शॉर्ट टर्म में रहेंगी। देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्रूड, मतलब जो वो कहना चाह रहे हैं, सॉरी, वो कह रहे हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है। अगर कोई इकोनॉमी आप किसी देश की जांचते हैं तो कैसे जांचते हैं? आप उसके जीडीपी पे बात करते हैं। ठीक है, अब एक तरफ जीडीपी उठा के रख दीजिए। एक जीडीपी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रेटिंग जीडीपी पे होती है, और बहुत सारी कंपनियां देती हैं उसकी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूं, जो हर व्यक्ति जो जीडीपी नॉलेज नहीं रखता वो भी जान सकता है। देखिए, अगर किसी देश की इकोनॉमी डेड है तो वहां क्रूड कंजप्शन सबसे कम होगा,
हम इकोनॉमी कैसे देखेंगे किसी देश की कि डेड है या ग्रोइंग है? अगर उसका क्रूड कंजप्शन बढ़ रहा है, क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसके अलावा स्टील का बढ़ रहा है, सीमेंट का बढ़ रहा है, मेटल का बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, डाटा का बढ़ रहा है, तब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो डेड है या ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब मैं छोटे से आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो आप देखेंगे और आप फिर जज करेंगे, आप फैसला लेना और आप वीडियो में कमेंट करके बताना कि क्या भारत रियल में डेड इकोनॉमी है या उनका दिवालियापन है, उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं भारत के लिए, या उनकी खिसियाट है। और खिसियाट क्या है उनकी? उनकी एक छोटी सी खिसियाट है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय हम उनको क्रेडिट नहीं दे पा रहे। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में दोबारा आने वाले थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे सत्ता में आते ही मैं रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। हालांकि वो रुकवा नहीं पाए, कोई बात नहीं, ठीक है, उन्हें लगा कि चलो ठीक है नहीं रुका, अब एक ये वाला रुकवा दिया मैंने। उनको ऐसा लगता है, बोले दोनों परमाणु सक्षम देश से उससे ज्यादा भीषण भयंकर युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हो सकता था और वो इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने दे भी दिया और पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए भी उनको नॉमिनेट कर दिया। अब यही वो बयान, यही वो नॉमिनेशन वो भारत से चाहते हैं, जो कि भारत सरकार उनको कतई देने को तैयार नहीं है। भारत सरकार ने और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में साफ साफ कह दिया कि हमने किसी के दबाव में आके ये सीज फायर नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान की जो आपस में बातें हुई हैं उनकी सहमति के आधार पर करा है। और इसी खिसियाट के बाद, इसी बयान के बाद मुझे लगता है शायद उनके ये जो तेवर बदले हैं वो यही वजह है। तो ये सारी चीजें हैं जो भविष्य में भी इसमें बदलाव होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, जो मैं आंकड़े आपके सामने पेश करने वाला था कि डेड इकोनॉमी और ग्रोइंग इकोनॉमी में क्या फर्क है। भाई, विश्व में कितने देश हैं? लगभग 178 देश हैं, ठीक है। उसमें भारत का नंबर क्या है, अमेरिका का नंबर क्या है, चाइना का नंबर क्या है, मैं वो ही प्रेजेंट करूंगा आपके सामने डाटा। अगर आप क्रूड कंजप्शन की बात करें तो भारत थर्ड लार्जेस्ट कंजप्शन कंज्यूमर है इसका। सबसे नंबर 1 पे आता है यूएसए और नंबर 2 पे आता है चाइना और नंबर 3 पे आता है इंडिया, ठीक है। तो ये देखिए, जब क्रूड का जो कंज्यूमर है उसमें भारत विश्व में तीसरा नंबर है, मतलब सबसे ज्यादा क्रूड कंज्यूम कर रहा है। अब क्रूड कहाँ कंज्यूम कर रहा है भाई? क्रूड खा तो रहा नहीं है, कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी मशीनरी में यूज हो रहा है, किसी चीज के लिए यूज हो रहा है, कंजप्शन में यूज हो रहा है। और यूज हो रहा है तो इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अगर भारत भाई तीसरे नंबर पे आ रहा है इसका मतलब वो ग्रोइंग इकोनॉमी है। दूसरी बात करें स्टील की, तो स्टील में भारत दूसरे नंबर पे है। आप सोचिए, फर्स्ट पे है, हालांकि फर्स्ट पे सबको पता है चाइना होगी क्योंकि लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो, उसके बाद इंडिया है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे इंडिया आ रहा है स्टील में। आप सीमेंट की बात करें, फिर दोबारा से चाइना फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड पे, मतलब देखिए सेकंड पे आ गया, यूएस थर्ड पे है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में कंजप्शन के साथ साथ प्रोडक्शन में भी भारत नंबर 3 पर है। कंजप्शन ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। भाई हमारा खुद का है ना ये तो प्रोडक्शन, तो अगर कंजप्शन ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा है, तो इसमें भारत तीसरे नंबर पर है। फिर इसका क्या, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में भारत तीसरे नंबर पर है। इसके बाद बात करें हम तो विंड एनर्जी, मैंने सेपरेट कर दिया थोड़ा, रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं वो, लेकिन विंड एनर्जी सेपरेट कर दिया। विंड एनर्जी में भी भारत चौथे नंबर पर है। और अगर डाटा में बात करें, जो ओवरऑल विश्व में डाटा यूज किया था, इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, उसमें भारत दूसरे नंबर पर है। डाटा कंजप्शन में भारत दूसरे नंबर पर है, आप समझिए। तो कहां से भाई डेड इकोनॉमी है? इसके बाद अगर सोलर में बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर है, ऑटो में बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर है। मतलब ओवरऑल कंट्री में अगर आप इसकी रैंकिंग देखेंगे तो भारत या तो दूसरे नंबर पर है या तीसरे नंबर पर है। अगर दूसरे और तीसरे नंबर वाले इकोनॉमी देश डेड इकोनॉमी है तो मुझे लगता है जिनका तीसरे के बाद है वो तो खत्म हो चुके हैं भाई, वो तो भीख मांग रहे होंगे, उन पे तो कुछ होगा ही नहीं। भाई उन पे तो कुछ होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो 3 के बाद आ रहे हैं। जब 2 और 3 वाले डेड इकोनॉमी कहला सकते हैं
तो उसके बाद वाले तो खत्म हो चुके हैं वो देश, उनको तो कुछ होगा ही नहीं। तो यही आप समझिए कि उसका दिवालियापन कहाँ तक हद तक पहुंच चुका है कि वो भारत को डेड इकोनॉमी बना रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि उसके मुताबिक उसके कार्य नहीं हो रहे, जो उसकी इच्छा है उसके अनुरूप कार्य नहीं हो पा रहे। देखिए एक चीज और बता दूं मैं इसका आपको डाटा के लिए, ये तो हालांकि उन्होंने जो कह दिया ये तो मैंने आपको वो डाटा दिया जो हमारे पास अवेलेबल था। अब डाटा की बात करें आप वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर में 6.3% रहेगा, जो कि चाइना से ज्यादा है। अब 6.3% अगर जीडीपी भारत की रहती है तो वो डेड इकोनॉमी कैसे हो सकती है? ग्रोइंग इकोनॉमी है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत। इसके बाद अगर बात करें तो भारत में जो आरबीआई है, आरबीआई ने दिया है 6.5%। ठीक है। और इन सबके जो टेंशन के बाद भी इंडिया की जो फास्टिंग ग्रोइंग कंपनी है, वो सॉरी फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है, इन सब टेंशन के बाद जो ये इस समय ट्रेड डील चल रही है, इस सब के जो ये जो वॉर चल रही है, इन सब के बावजूद, मतलब इतने सारे द्वंद होने के बावजूद भी भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उस भाई को वो डेड इकोनॉमी दिखती है। तीसरी बात करें आप तो आईएमएफ, ये तो अमेरिका का है। ठीक है। आईएमएफ क्या कहता है कि भारत की जो इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ है वो 6.4% रहेगी फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका कहना है कि 6.7% रहेगी, हालांकि इसकी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन भाई दे रहे हैं वो अनुमान है उनका। और मूडीज, ये तो अमेरिकी बेस्ड कंपनी है, मूडीज का कहना है कि 6.3% रहेगी। तो देखिए ये सारी जो कंपनियां हैं ये सब अमेरिकी बेस्ड हैं, अमेरिकी इकोनॉमी को एनालाइज करती हैं, भारत की ये ओवरऑल विश्व की इकोनॉमी को, जीडीपी को एनालाइज करती हैं, ये कह रही हैं कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो भाई किस लेवल से, किस जांच के आधार पर आपने ये कह दिया कि भारत डेड इकोनॉमी है? इसकी देखिए मैं बताऊं एक साइड और है, ये भारत पे प्रेशर बना रहे थे कि भारत इनका F-35 ले ले, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? भारत को पता है इनका डेवलप भैया, भारत ने मान लीजिए आज इनकी F-35 ले लिया, कल को इन्होंने उसके कंपोनेंट देने से मना कर दिया, तो भारत क्या करेगा? ये कल को इन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान से युद्ध आप यूज नहीं करेंगे, आप इसके देश पे युद्ध पे यूज नहीं करेंगे, तो भारत क्या करेगा? इसलिए भारत ने साफ मना कर दिया कि हमें आपका F-35 नहीं चाहिए। और वैसे भी हमें उस देश से नहीं चाहिए जिस देश के हथियार हम गिरा दे रहे हैं मार के। ये अपने हथियार किसको देते हैं? पाकिस्तान को। चाइना अपने हथियार किसको देता है? पाकिस्तान को। तो अगर हम चाइना और अमेरिका के हथियार खरीदते हैं तो फिर हमारे लिए वैसे ही गर्व की बात है, क्योंकि जिस देश के हथियार को हम सामने डिफेंस में मार के गिरा दे रहे हैं उस देश के हथियार हम क्यों लें? यही इनकी खिसियाट है कहीं ना कहीं, कि हम डिफेंस रूस का यूज कर रहे हैं, डिफेंस इसराइल का यूज कर रहे हैं हम, और तो और साथ सबसे चिड़ते उनके रूस से है। रूस का जो क्रूड और डिफेंस हम यूज कर रहे हैं, इससे इनको सबसे ज्यादा खिसियाट है। और इसके लिए उन्होंने अलग से पेनल्टी रखी है। रखिए, रखने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत से जो क्रूड ले रहा है वो अमेरिका भी ले रहा है। अगर भारत रसिया से क्रूड ले रहा है तो अमेरिका भी हमसे ले रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो भारत से अमेरिका लेता है बाई इंडिया, रूस वाली चीजें, बैन वाली चीजें। तो ये तो सब उसके मनगढ़ंत खिसियाट है उसकी, देखते हैं इसमें क्या होता है। मुझे लगता नहीं शायद ऐसा कुछ कर पाएंगे वो। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज फिर बता दूं कि मार्केट जो है वो सदैव लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न देता है। अगर आप कभी भी देखेंगे ना तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में आपको रिटर्न नहीं दिखेगा, आपको रिटर्न दिखेगा लॉन्ग टर्म में। और देखिए मैंने अभी, मतलब मैं आपको कितने शेयर ऐसे गिना सकता हूँ इक्विटी में जिनका लॉन्ग टर्म में रिटर्न अगर आप देखेंगे ना तो 500-500% है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बताइए 500% रिटर्न, मतलब 1 रुपए वाली चीज सीधे 500 रुपए की, 10 रुपए वाली चीज 5,000 की, 100 रुपए वाली 50,000 की, 1,000 वाली 5 लाख की, मतलब 1,000 लगाए 5 लाख सीधे। ये कब संभव है? ये लॉन्ग टर्म में संभव है, शॉर्ट टर्म में संभव नहीं है। तो आप ध्यान करें कि हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म में ना करें। लॉन्ग टर्म में करेंगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, एक अच्छा प्रॉफिट आपको होगा। और सबसे अच्छी चीज है आप इस उठा पटक से, इस ट्रम्प से या और भी किस जैसे ट्रम्प के भैयों से बच जाएंगे।
इस तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो आंखें नीचे सोते रहिए, आपके लिए काम करेगी शेयर मार्केट। देखिए शेयर मार्केट में उसके लिए अंधा पैसा है जो वहां तैरने आया है, और जो वहां किनारे पे डुबकी लगा के बार बार बाहर निकलना आया है, वो वहां लहर के साथ डूब जाएगा। तो शेयर मार्केट में तैरना सीखिए, गोताखोरी मत सीखिए, डूब जाओगे। साइड में बैठे हुए लोग हमेशा ही नुकसान में रहते हैं, ना तो वो उसका आनंद ले पाते हैं, ना ही वो उसमें कुछ कर पाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि इसके अंदर आइए, इसमें एंट्री करिए और लॉन्ग टर्म के लिए करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में एंट्री करते हैं इसमें, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर प्रॉफिट पाएंगे और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे। और देखिए ये सब चीजें तो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, आज है कल नहीं है। ट्रम्प जैसे लोग, कार्यकाल और 2-3 साल का कार्यकाल है, जो भी समय रह गया है, मुझे ध्यान नहीं कितना रह गया, जो भी समय उसका रह गया है, कोई और आएगा, इनके जैसा सनकी नहीं आएगा कोई, मुझे ऐसा लगता है। देखिए इनकी सनक क्या है, मैंने आपको बताया, ये इनका आखिरी कार्यकाल है और इनको लगता है कैसे भी मुझको नोबल पीस पुरस्कार मिल जाए, शांति का नोबल मिल जाए मुझको, मेरा भी नाम हो जाए, जो मिलना नहीं है किसी भी हाल में। भाई कैसे मिल जाएगा, जहां तुम्हारी अपनी चाहते हैं वहां तुम बम गिरा देते हो ईरान पर, और चाहते क्या हो कि तुम को नोबेल प्राइज मिल जाए किस चीज का, शांति का। शांति करवा कहां रहे हो। अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है दूसरे देशों में संघर्ष करवाने का। अमेरिका हमेशा ही दूसरे देशों को पनपने नहीं देता, हमेशा उसकी कोशिश रहती है किसी न किसी तरीके से ये देश आपस में लड़ते रहे। तो कैसे संभव है कि आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा शांति के लिए। तो ये सब चीजें लगातार ऐसी चलती रहेंगी, इसलिए आप इसको ध्यान मत दो। आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, निश्चिंत होकर आंखें मीच के इन्वेस्ट करें, और निश्चित तौर पर आपको एक प्रॉफिट होगा, एक सम्मानजनक प्रॉफिट होगा। तो मुझे लगता है शायद काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए, और आपके लिए सारा वीडियो क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट पॉइंट रह गया जो मैंने आपको बताया कि अगर जिनको लगता है कि इकोनॉमी डेड है या इकोनॉमी डेड होने वाली है, अगर इकोनॉमी डेड होगी तो शेयर मार्केट तबाह हो जाएगा, तो आप कहां इन्वेस्ट करें। आप इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें बिल्कुल भी, ऐसा लगता है तो। देखिए मैं, हालांकि मेरा मानना ऐसा नहीं है, और मैं तो बिल्कुल विश्वास के साथ खड़ा हूं शेयर मार्केट के साथ कि अपनी भारतीय इकोनॉमी हमेशा ग्रोइंग रहेगी और फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगी, क्योंकि भारत में करने के लिए बहुत है। तो भारत की तरफ से निश्चिंत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग एनालाइजर ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हाँ सही कह रहे हैं ट्रम्प, तो मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें। आप किस में करें, आप सबसे सेफेस्ट में करें, आप करें गोल्ड में। गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जब सब मार्केट खत्म हो जाएगी गोल्ड तब भी रहेगा, आपका पैसा तब भी बढ़ेगा, मैं आपका तब भी भला चाह रहा हूं। भले ही आप दुआ कर रहे हैं भारत की मार्केट के लिए कि गिर जाए, लेकिन मैं दुआ नहीं कर रहा, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं कि आपका बढ़े। तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, मार्केट कहीं भी जाता है, कितना भी क्राइसिस आते हैं, गोल्ड के रेट निरंतर बढ़ते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में करें। तो मुझे लगता है शायद काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आपके लिए, और सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे कि भारतीय इकोनॉमी डेड है कि नहीं है। तो ये फैसला आपको करना है, और कमेंट करके बताना कि भारतीय इकोनॉमी डेड है कि या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।